नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर लॉज ऑफ मोशन में। हम लोगों ने कंस्ट्रेंट वाला पार्ट कवर कर लिया है और उसमें पुली कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट, ये दो टाइप के कंस्ट्रेंट हम लोगों ने देखे। कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए थे कि कैसे उनके बीच में रिलेशन एक्सीलरेशन में, डिस्प्लेसमेंट में कैलकुलेट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले फोर्स की तरफ। और नेक्स्ट फोर्स जो हमको स्टडी करना है, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा, एंड दैट इज स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो जैसे बाकी फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले कुछ बेसिक बातें नोट डाउन की थी, वैसे ही इसके लिए भी चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि ये फोर्स कौन से टाइप का है। तो अगर तुम टाइप लिखोगे इस फोर्स का, तो ये फोर्स जो है वो नॉर्मल टेंशन की तरह ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन नेचर। फिर क्वेश्चन ये उठेगा कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो पुलिंग नेचर है या पुशिंग नेचर है। क्यों भाई? तो पुलिंग है सर। स्प्रिंग फोर्स जो है वो पुलिंग एंड पुशिंग दोनों टाइप का हो सकता है। क्योंकि है क्या, स्प्रिंग को हमने अगर एक्सटेंड किया है तो वो पुलिंग फोर्स अप्लाई करेगी, और अगर स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया है तो वो पुशिंग फोर्स अप्लाई करेगी। दोनों टाइप का फोर्स है। बताओ, इस बात से एग्री करते हो? यस सर। ठीक है, फिर तीसरा आता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो वैल्यू इसका हम देखेंगे, तो इसमें लिख देते हैं फिलहाल कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन एक्सटेंशन कंप्रेशन। मतलब स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन है, कितना कंप्रेशन है, इस बात पर डिपेंड करेगा। और चौथी बात है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स, डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज अलोंग दी स्प्रिंग। मतलब स्प्रिंग का जो डायरेक्शन है, स्प्रिंग के ही अलोंग लगेगा फोर्स। तो आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान है। तो देखो, सबसे पहले ये देखते हैं कि जैसे कोई भी स्प्रिंग अगर हमको गिवन है, ठीक है, तो हर एक स्प्रिंग का अपना एक नेचुरल लेंथ होता है। नेचुरल लेंथ से क्या मतलब है? क्यों भाई, व्हाट इज नेचुरल लेंथ? तो नेचुरल लेंथ जब से कोई मतलब ये है फोर्स अप्लाइड ना हो रहा हो। कोई भी फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं इस स्प्रिंग के ऊपर, और स्प्रिंग को हमने ऐसे ही छोड़ दिया है, तो अपने आप जो उसका नेचुरली लेंथ जो आएगा उसको हम लोग बोल रहे हैं नेचुरल लेंथ। और नेचुरल लेंथ के केस में हम लोग बोलते हैं कि स्प्रिंग के दोनों एंड्स पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा। जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में होगा तो उसके दोनों एंड्स पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा। ठीक है, फिर अगर हम इस स्प्रिंग को इसके नेचुरल लेंथ से थोड़ा एक्सटेंड करें, मान लो कि यही स्प्रिंग है, और अब इसकी लेंथ जो है वो हो गई एल नॉट प्लस एक्स। देखना ध्यान से, एल नॉट प्लस एक्स। और स्प्रिंग का हम एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं के। के को बोलते हैं के इज फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका क्या यूज है? तो बेसिकली एक तरह से ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी को डिनोट करेगा कि स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी स्ट्रांग है, ये उसका स्प्रिंग कांस्टेंट डिसाइड करेगा। जितना स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, वो स्प्रिंग उतना ही ज्यादा उसको एक्सटेंड करना और उसको कंप्रेस करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। किसी स्प्रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसका फोर्स कांस्टेंट उसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम है। तो जैसे अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, तो ध्यान से देखना, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, उस स्प्रिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उस पे जरा ध्यान देना। क्या इस केस में स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो पुलिंग नेचर का होगा? ये बताओ। तुम इस बात को फील करो कि अगर हमने किसी स्प्रिंग को खींच रखा है, एक्सटेंड किया हुआ है, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा हमारे हाथों पे, फिंगर्स पे, तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? तो क्या वो फोर्स पुलिंग नेचर का होगा? स्प्रिंग अपने अंदर, मतलब अपनी तरफ, स्प्रिंग हमेशा अपने नेचुरल लेंथ में जाना चाहता है। स्प्रिंग की बेसिक बात ये है कि इट ऑलवेज ट्राइज टू रीस्टोर इट्स नेचुरल लेंथ। ठीक है ना? तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू अंदर की तरफ है, और ये जो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू है
वो k इंटू एक्स के इक्वल होगी, जहां k क्या है, k उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है और x उसका एक्सटेंशन है। सिमिलरली अगर हमने किसी स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से कंप्रेस किया हुआ है, कंप्रेस किया हुआ है का मतलब ये कि उसके दोनों एंड्स के बीच में डिस्टेंस एल नॉट माइनस एक्स है, एल नॉट माइनस एक्स है, तो बताओगे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? क्यों भाई? सर मतलब से उल्टा होगा सर, अपोजिट। अपोजिट हो जाएगा एक तरह से। यस सर। स्प्रिंग अब ए और बी पॉइंट पे बाहर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, यानी पुशिंग नेचर होगा। पुशिंग नेचर होगा। मतलब ये जो मैंने पहला वाला फिगर बनाया ये था पुलिंग नेचर का, क्यों? और ये वाला जो फिगर है ये है पुशिंग नेचर का। लेकिन ध्यान रखना दोनों ही केस में जो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू है वो सेम रहेगी। इट इज ऑलवेज k इंटू एक्स। के एक्स उसके लिए बोलते हैं जो स्प्रिंग आइडियल स्प्रिंग है और हुक्स लॉ फॉलो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, बना लो डायग्राम। स्प्रिंग्स which follows हुक्स लॉ, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आइडियल स्प्रिंग्स। देखो पहले यहाँ तक नोट करो और जितनी बातें लिखी हुई है उसमें कहीं भी कोई भी छोटा सा भी कंफ्यूजन है तो बत पूछो सबसे पहले। सर आप कह रहे हैं आइडियल स्प्रिंग के लिए सर पुशिंग या पुलिंग को फोर्स सेम रहेगी ना सर? हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो सेम रहेगा, वो इट इज ऑलवेज k इंटू यस एक्स। सर। बस ध्यान ये रखना है कि x क्या है, x स्प्रिंग का लेंथ नहीं है, x क्या है? सर जो एक्सटेंशन या फिर जो कंप्रेशन किया गया है। हाँ बस, हियर x इज एक्सटेंशन और कंप्रेशन, ठीक है, मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ। एक्सटेंशन और कंप्रेशन मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ। देखो ध्यान से, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ठीक, नीचे आगे लिखते हैं और जो पॉइंट है इसमें नीचे नोट करके। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे व्हेन अ स्प्रिंग is connected with a string at one end. When a spring is connected with a string at one end, then spring force is equal to टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। मतलब कहने का है कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन हो कि स्प्रिंग, ठीक है, और स्ट्रिंग जुड़ी हुई हैं, ये स्प्रिंग हो गया और ये स्ट्रिंग हो गया, तो तुम ये बताओ ये जो जंक्शन वाला पॉइंट है यानी कि पॉइंट P, तो पॉइंट P पे टेंशन किधर लग रहा होगा? तो तुम देखोगे तो पॉइंट P पे टेंशन इधर की तरफ लगेगा। और इस केस में क्या होगा? इस केस में स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हो सकती है, इस केस में स्प्रिंग एक्सटेंड ही होनी चाहिए, कंप्रेस वाला केस ही नहीं होगा ये। तो इस केस में जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो इधर की तरफ आएगा, F स्प्रिंग, देखो T इधर की तरफ आएगा, F स्प्रिंग इधर की तरफ आएगा। तो होगा क्या, ये दोनों फोर्सेस अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे? ये बताओ।
यस और नो? यस सर। क्यों एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, एक्सप्लेन कर सकता है कोई? बिकॉज सर हाँ बोलिए बोलिए। जितना टेंशन उसका स्ट्रिंग के साथ होगा सर, जितना भी टेंशन उसका स्ट्रिंग के साथ होगा, वो स्प्रिंग फोर्स उतना ही उसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ताकि वो एक्सटेंशन ना हो उस टेंशन के कारण। अरे मतलब सिंपल ये तुम्हें बोलना है, मैं ये पूछना सुनना चाह सर रहा था। ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नीट्यूड सेम हो टी जाएगा। कौन सा फोर्स है? टी वो फोर्स है जो स्ट्रिंग स्प्रिंग पे लगा रही है, और एफ स्प्रिंग वो फोर्स है जो स्प्रिंग स्ट्रिंग पे लगा रही है। टी जो है वो बाई ए ऑन बी है, और एफ स्प्रिंग जो है वो बाई यस बी सर। ऑन ए है। इसलिए दोनों के दोनों एक्शन रिएक्शन है, इसलिए दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी ऐसी सिचुएशन में, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि एक्शन रिएक्शन पेयर जो है वो दिखने में एक जैसे होने चाहिए, कॉन्सेप्चुअली सेम होने चाहिए। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? बोलिए। देन सेकंड पॉइंट में कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स देखना इसमें। तो इसमें जैसे हम लोग पहले अगर सीरीज कॉम्बिनेशन देखें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब ये है कि एक स्प्रिंग है K1 कांस्टेंट की, और एक दूसरी स्प्रिंग है K2 कांस्टेंट की, ठीक है? और अभी मान लेते हैं कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन है जब ये दोनों स्प्रिंग्स अपने नेचुरल लेंथ में है, ठीक है ना? ये दोनों स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है। अब ये बताओ कि अगर हम इनमें फोर्स लगाएंगे अब, यानी एंड ए को फोर्स लगा के खींचेंगे, तो एक्सटेंशन K1 में होगा, K2 में होगा, या दोनों में होगा? जब हम ए पॉइंट को पुल करेंगे, ध्यान से सोचो कि एक्सटेंशन किस में आएगा, K1 में आएगा, K2 में आएगा, दोनों में आएगा? दोनों में। दोनों में आएगा, करेक्ट। जरा ध्यान से देखना, मैं थोड़ा और डिटेल में बना देता हूँ, सब दिखाई दे, जिससे कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे K1 का नेचुरल लेंथ है, ठीक है? अब हमने इसको खींचा, तो सपोज करना ये आ गया K1 का पॉइंट, और ये आ गया K2 पॉइंट ए, और मैंने इस पे कितना फोर्स लगाया हुआ है? मैंने इस पे F फोर्स लगाया हुआ है। इस वक्त ऊपर वाले केस में फोर्स 0 है। तो ये बताओ क्या क्या इसमें एक्सटेंशन x1 आया और इसमें एक्सटेंशन x2 आया? तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो ये टोटल एक्सटेंशन है x, इसकी वैल्यू x1 प्लस x2 होगी। बताते जाओ। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ध्यान से समझना, ये वाला डिस्टेंस x1 होगा, यस और नो? और ये वाला जो डिस्टेंस है ये x1 प्लस x2 होगा, ठीक है? अब जरा ध्यान से बताओ कि क्या पॉइंट ए पे और पॉइंट पी पे क्या दोनों जगह फोर्सेस बैलेंस होंगे? तो बताओ जरा, पॉइंट पी पे K1 कितना फोर्स लगा रहा है, ये बताओ। पॉइंट पी पे K1 का फोर्स कितना है? K1 X1 किधर की तरफ है? सर लेफ्ट में। लेफ्ट में है, वेरी गुड। K1 का फोर्स पॉइंट पी पे लेफ्ट साइड में है K1 X1, ठीक है? अच्छा अच्छा, P पॉइंट पे K2 का फोर्स कितना है? K2 X2 किधर की तरफ है? राइट में, ऑपोजिट टू K1 X1। K2 का फोर्स इधर होगा, K2 X2, क्योंकि K2 में एक्सटेंशन X2 है। अच्छा, पॉइंट ए पे K2 का फोर्स किधर है और कितना है? सर K2 लेफ्ट X2 होगा सर, K2 लेफ्ट X1। लेफ्ट में है, कितना है? K2 X2 होगा सर। K2 x1 प्लस x2। अरे नहीं भाई, थोड़ा दिमाग से सोच समझ के जवाब दो। K2 X2 ही होगा। पॉइंट ए को क्या मालूम है कि K1 भी लगा है वहां पे, और उसके पीछे दीवार है, उसके पीछे क्या क्या है, उसको क्या मालूम? पॉइंट ए पे तो तुम ये देखो कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना है, K2 में कितना एक्सटेंशन है। तो K2 में एक्सटेंशन सिर्फ X2 है। तो अगर K2 में एक्सटेंशन X2 है, तो इसका मतलब है कि ये अपने दोनों एंड्स को K2 X2 से खींचेगा। K1 में एक्सटेंशन X1 है, तो ये भी अपने दोनों एंड्स को K1 X1 से खींचेगा।
यस और नो? तो इस पॉइंट Yes. पे ये दोनों एक्शन रिएक्शन है और इस पॉइंट पे ये दोनों एक्शन रिएक्शन है, जिसकी वजह से इनकी वैल्यूज सेम आएंगे या नहीं आएंगे? यस सर तो आएंगे। देख सकते हैं कि F जो होगा वो K2X2 के इक्वल है और K2X2 जो है वो K1X1 के इक्वल है। तो यहाँ से एक चीज तो निकल आई कि जो F है, जो X1 है वो F1 अपॉन K1 है और जो X2 है वो F अपॉन K2 है। और खास बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है आगे के लिए कि अगर स्प्रिंग्स कभी सीरीज में जुड़ी हुई है तो सीरीज में जितने भी स्प्रिंग्स जुड़े होंगे उन सभी के ऊपर फोर्स सेम आएगा। है ऐसा या नहीं है? बताओ, ये बात नोट कर लो। इन सीरीज कॉम्बिनेशन spring force in all springs is same and it is also equal to external force। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो, अगर हम ये मान लें कि हमें क्या करना है, हमें एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग निकालना है, एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग निकालना है जो कि सेम फोर्स लगाने पे सेम एक्सटेंशन दे। एक हमें ऐसा स्प्रिंग निकालना है, सिंगल स्प्रिंग निकालना है के इक्विवेलेंट, कि जिसपे अगर हम F फोर्स लगाएं तो उसमें जो एक्सटेंशन है वो X का आए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो F होना चाहिए वो K इक्विवेलेंट इंटू X के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से तुम्हें X की वैल्यू मिल जाएगी F अपॉन K इक्विवेलेंट। और हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये भी है कि X जो होगा वो X1 प्लस X2 होगा। तो X की वैल्यू डालोगे अगर तो ये आएगा F अपॉन K इक्विवेलेंट। X1 की वैल्यू लिखेंगे तो F अपॉन K1, X2 की वैल्यू लिखेंगे तो F अपॉन K2। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। तो ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हो गया। देखो ध्यान से, जो भी खास बातें हैं वो मैंने सारी लिख दी हैं। किसी पॉइंट में डाउट है तो बताइए। इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि हमें दो की बजाय एक स्प्रिंग निकालना है और वो स्प्रिंग ऐसा होना चाहिए जिसपे अगर हम सेम फोर्स F लगाएं तो उस स्प्रिंग का जो टोटल एक्सटेंशन है वो ऊपर वाले X1 प्लस X2 के इक्वल हो। तब हम बोलेंगे कि K1 और K2 का इक्विवेलेंट K इक्विवेलेंट है। मतलब जो काम K1 K2 मिलके कर रही हैं वो अकेला K इक्विवेलेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये तो था सीरीज कॉम्बिनेशन, अगला देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात का ख्याल रहे कि हम पैरेलल में उन्हीं स्प्रिंग्स को कनेक्ट करेंगे जिनके लेंथ सेम है, क्योंकि तभी वो एक लाइन में आएंगी। तो मैंने क्या किया है कि K1 और K2 दोनों को एक सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया है। अभी इनके लेंथ जो है वो नेचुरल लेंथ है, समझना ध्यान से। अभी इनके लेंथ नेचुरल लेंथ है और अभी इस वक्त मैंने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है। अब अगर मैं इस सिस्टम के ऊपर फोर्स अप्लाई करूं तो मैं फोर्स अप्लाई करूंगा उस सपोर्ट के ऊपर, जिससे कि दोनों स्प्रिंग्स का एक्सटेंशन किसी भी टाइम पे सेम आए। पर्पस ये है। देखो ध्यान से, इस तरह से। तो ये जो F लगाया हुआ है ना, ये उस सपोर्ट पे लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ध्यान से चेक करो तो क्या दोनों स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन सेम आएगा। तो पैरेलल में कनेक्शन होने का ये एक पॉइंट निकल के आया
कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बोथ स्प्रिंग्स, पहली बात तो ये कि बोथ स्प्रिंग्स मस्ट हैव सेम natural length, both springs must have same natural length and extension या फिर लिख सकते हैं compression, extension and compression is also same when external force is applied। ये दोनों बातें क्लियर है? बताओ पहले। एक तो बात ये कि दोनों स्प्रिंग्स का नेचुरल लेंथ सेम होना चाहिए, और दूसरा ये एक्सटेंशन कंप्रेशन भी सेम होना चाहिए जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। अब जरा ध्यान से डायग्राम में देख के बताओ ये कि ये जो एक्सटेंशन हुआ है एक्स का, इसकी वजह से K1 और K2 कितना कितना फोर्स लगा रही होंगी सपोर्ट पे? सर K1x K2x सर। K1 कितने फोर्स से खींच रही होगी और K2 कितने फोर्स से खींच रही होगी? तो K1 खींच रही होगी K1x से और K2 खींच रही होगी K2x से। ये क्लियर है? तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो F होगा ये K1x प्लस K2x के इक्वल होगा। बोलो। और F को हम लोग क्या K इक्विवेलेंट इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। अगर मान लो 2 के बदले हम एक स्प्रिंग लगाएं तो इसका मतलब हुआ कि वो जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है पैरेलल के केस में वो दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट्स का सम हो जाएगा। तो याद रखने के लिए तुम ऐसे याद रख सकते हो कि रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो स्प्रिंग्स के सीरीज वाला फॉर्मूला है, और रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं तो स्प्रिंग्स के पैरेलल वाला फॉर्मूला है। बताओ। अच्छा सर, सर जैसे पैरेलल में तो एक्सटेंशन सेम है और सीरीज में सर जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे एक्सटेंशन कम होता जाएगा। कम होता जाएगा एक्सटेंशन का मतलब? मतलब सर एक्सटर्नल फोर्स सर जिस स्प्रिंग पर हम लगाएंगे मेन, हाँ सर जैसे ऊपर 2 थी तो हाँ सपोज दैट हमने सर पहली वाली स्प्रिंग में लगाया जो, तो जो दूसरी वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा वो पहले वाले के अकॉर्डिंग कम होगा कि इक्वल? इक्वल तो होगा नहीं। फोर्स तो सभी में सेम ही लगेगा, एक्सटेंशन जो आएगा वो उनके के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ऊपर वाले केस की बात कर रहे हो तो ये लिखा है ना, जो एक्सटेंशन होगा वो उनके स्प्रिंग कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो स्प्रिंग ज़्यादा स्टिफ होगा उसमें एक्सटेंशन कम आएगा, जो स्प्रिंग फ्लेक्सिबल होगा कम स्टिफ होगा उसमें एक्सटेंशन ज़्यादा आएगा, क्योंकि फोर्स हर एक स्प्रिंग में सेम रहेगा। ठीक है सर। पैरेलल वाला तो क्लियर है आसानी से। पैरेलल में एक्सटेंशन दोनों में सेम रहेगा लेकिन स्प्रिंग फोर्स दोनों का अलग अलग है। एक का स्प्रिंग फोर्स K1x है, एक का स्प्रिंग फोर्स K2x है। मतलब सर जो एक्सटेंशन है वो पैरेलल वाले में लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और उसमें के पर डिपेंड कर रहा है पहले वाले में सीरीज में। जो मेन एक्सटेंशन है ना सर हाँ, इक्वल, अगर मतलब सर या देखो अपने आप से नई नई थ्योरी बना के मत याद करो, जितनी बातें बताई हैं जितनी बातें बॉक्स में बंद की हैं उतनी बातों पे फोकस करो, भटको नहीं इधर उधर, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे फिर बाद में जाके। जो बातें बताई हैं उनसे कन्विंस हो या नहीं हो, बस सीधी सी बात ये है। अब तुमको ध्यान क्या क्या रखना है, तो ध्यान जो जो रखना है वो मैं ऑलरेडी लिखवा ही देता हूँ कि जो भी पॉइंट ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब तुम अपने आप नई नई थ्योरी बना रहे हो कि सर इसको इसके प्रोपोर्शनल निकाल दें, इसको इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकाल दें, बाद में वो चीज़ वैलिड नहीं होगी तो फिर कहोगे कि सर बताओ आपने गलत उड़ा दिया। हर सिचुएशन अलग है। फिलहाल इस सिचुएशन में जितनी बातें लिखी हुई हैं उसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ कि ये क्यों आया, वो क्यों क्लियर होना चाहिए। ठीक है। देखते हैं उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पहले।
पहले केस में हमें निकालना है फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग्स इन फॉलोइंग केसेस। लेट्स से 2 kg 3 kg और k की वैल्यू है 100। देखो निकालते जाओ। स्प्रिंग कांस्टेंट k है, लेट्स से ये m1 है, ये m2 है। ये m है, ये k है, ये 2k है, ये 3k है। सपोज ये m है, ये 2k है, ये k है, ये 3m है। हमें हर एक स्प्रिंग में एक्सटेंशन फाइंड करना है। देखो करो ट्राई। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ, मैच कर लो। देखो पहले केस में हमें क्या करना है, पहले केस में अगर ध्यान से देखो तो स्प्रिंग और स्ट्रिंग एक साथ जुड़े हुए हैं, और मैंने बताया था कि स्प्रिंग और स्ट्रिंग अगर एक साथ हैं तो जो टेंशन की वैल्यू होगी वही स्प्रिंग फोर्स है। यानी अगर हम टेंशन को टी ले लें तो टी बेसिकली के एक्स के ही इक्वल होगा। बताओ, और टी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं एटवुड मशीन में, तो एटवुड मशीन में तो मैंने कहा डायरेक्ट याद ही रखो, तो ये होता है 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 और ऊपर हो जाएगा g। तो यहाँ से kx की वैल्यू यानी 100x की वैल्यू हो जाएगी 2 × 2 × 3 अपॉन 2 + 3 और इंटू जी यानी कि 10। तो यहाँ से देख लो x क्या आता है, निकाला है किसी ने, बताओ। 0.024 मीटर 0.024 मीटर। 0.024 मीटर यानी 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह बी पार्ट में भी यहाँ पे अगर हम स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो यहाँ का स्प्रिंग फोर्स 2t के इक्वल होगा, और 2t कितना होगा, तो 2t की वैल्यू होगी 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी और नीचे हो जाएगा k। तो ये दूसरा आंसर हो गया। इसमें अगर हम x1 निकालेंगे तो इसका x1 हो जाएगा सीधे सीधे mg अपॉन k। इसका x2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा mg अपॉन 2k। इसका x3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा mg अपॉन 3k। इसमें डाउट आ सकता है किसी को, बताओ।
और नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। इन तीनों में कोई डाउट है, बताओ। कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। अब आ जाओ इधर। हाँ, यहाँ क्या कहेंगे? अब यहाँ पे भी देखो, इसमें इस एक्सटेंशन अगर निकालें x3, तो इसका x3 कितना होगा? तो इसका x3 होगा 3mg/6k, आएगा? यानी कि यस आएगा mg/2k। और अगर हम इसका x1 और x2 लिखें, तो क्योंकि इनका x1 x2 तो इक्वल होगा, तो ये टोटल फोर्स हो जाएगा 4mg, और डिवाइड करेंगे टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट से, तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट है 3k। तो ये बनेगा आंसर। दोनों का x1 x2 सेम आएगा। बोलिए, डी वाले यस ऑप्शन में कोई डाउट है तो? यस सर, हो गया। कर लिया था सभी ने? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। कंसीडर अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मूविंग along smooth horizontal surface as shown. Find acceleration of block B. ठीक है, तो मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है। एक स्प्रिंग इन दोनों के बीच में है, एक स्प्रिंग इन दोनों के बीच में है। ये मास दिया हुआ है 2 kg, ये दिया है 3 kg, और ये दिया है 4 kg। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है 12 न्यूटन का, और ये इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, और ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो हमें एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी निकालना है। 12 न्यूटन और 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स हो गए, बीच में दो अलग अलग स्प्रिंग्स हैं। बी का एक्सीलरेशन निकालना है। बी के ऊपर केवल स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स अलग से नहीं लग रहा है बी के ऊपर। देखो, करो ट्राई। देखिए, इसमें क्या है, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा ए और सी से। तो सबसे पहले सिर्फ ए का एफबीडी बनाते हैं, ध्यान से देखना। ए के एफबीडी में इधर की तरफ लग रहा है 12 न्यूटन, ठीक है, और ये जा इधर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली ये जो स्प्रिंग 1 है, इसका जो एफ एस पी 1 है, वो ए के ऊपर राइट में लग रहा होगा, तभी तो इसका एक्सीलरेशन राइट में है। तो इसका मास दिया हुआ है 2 kg। तो अगर हम एफ स्प्रिंग 1 निकालें, तो इसको लिखेंगे एफ एस पी 1 माइनस 12 इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से एफ एस पी 1 की वैल्यू आ जाएगी 14 न्यूटन। अब आ जाओ इसी तरह से सी पे। सी के लिए ध्यान से देखो, सी के लिए इधर लग रहा है 10 न्यूटन, इधर लग रहा है 10 न्यूटन, मास इसका 4 kg है, और जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब ध्यान से समझना, 2 से जा रहा है, 4 kg का ब्लॉक है, तो इधर की तरफ 8 न्यूटन का नेट फोर्स लगना चाहिए। इसका मतलब है कि स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है 2 न्यूटन का। इक्वेशन लिख के निकाल लो, एक ही बात है। तो 10 माइनस एफ एस पी 2 इज इक्वल टू 4 इंटू ए। तो यहाँ से एफ एस पी 2 की वैल्यू आ गई 2 न्यूटन सबसे पहले। अब देखो, ए और सी पे अगर हमें स्प्रिंग फोर्स पता चल गए हैं, तो जरा बी के ऊपर ये दोनों स्प्रिंग फोर्स दिखाते हैं। तो ये बताओ, बी पे राइट साइड में कितना लग रहा होगा? राइट साइड में लग 2 रहा लग होगा रहा एफ होगा। एस पी 2 विच इज 2 न्यूटन। और लेफ्ट साइड में कितना लग रहा होगा? लेफ्ट साइड में एफ एस पी 1 लग रहा होगा, जिसका वैल्यू है 14 न्यूटन। बोलो, और मास इसका कितना है 3, तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड में जा रहा होगा विद एक्सेलरेशन ए बी। क्या इक्वेशन बनाएंगे? तो लिखेंगे 14 माइनस 2 इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलिए।
एक बात समझना, जैसे ए के ऊपर FSP1 इधर दिखाया है तो बी के ऊपर FSP1 इधर दिखाया है, क्योंकि स्प्रिंग अपने दोनों एंड्स को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अपनी तरफ पुल करेगी। इसी तरह अगर सी के ऊपर FSP इधर दिखाया है तो बी के ऊपर इधर दिखाया है, अपोजिट लगेगा दोनों एंड पे। बोलिए, क्लियर है ये बात? ठीक है, बताओ जो लोग नहीं कर पाए क्या डाउट है, कुछ डाउट है तो पूछो, और कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन करो। ये देखो, देखो इसमें क्वेश्चन तुम्हें ध्यान से समझ में तो आ ही गया। इधर एक स्प्रिंग लगा हुआ है K1 और इधर ये पुली के ऊपर से होता हुआ इधर लगा हुआ है K2। ऑब्वियसली जो पुली है वो आइडियल पुली है, मासलेस है, यानी कि दोनों तरफ का जो टेंशन होगा वो सेम होगा। अब ध्यान से जरा देखना इस क्वेश्चन को। देखो पुली आइडियल है, तो पुली आइडियल का मतलब ये होता है कि उसके दोनों तरफ का टेंशन सेम होगा, और अगर हमें जरूरत पड़ेगी जब T0 लिखने की तो ये T0 2T के बराबर भी होगा, पहली बात। ठीक है, अब दोनों स्प्रिंग्स में जो एक्सटेंशन है वो मैं अलग अलग ले लेता हूं। ठीक है, अब तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर अलग क्यों ले लिया आपने, तो मैं ये कहूंगा कि अलग ले बताइए लिया सर है, अलग क्यों? अलग ले लिया है, मान लो सेम आएगा तो x1 x2 इक्वल हो जाएंगे। कोई समस्या है अलग लेने में? ये बताओ। सर समस्या ये है कि सर इस कंडीशन में ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों अलग भी हो सकते हैं? सर देखते क्योंकि जाओ, पुली लगी हुई है ना उसमें। देखते जाओ देखते जाओ, भी तुमको सब सस्पेंस शुरू ही में खोल दें। मान लो कि इस ब्लॉक को हमने इधर ले गए, कितना डिस्टेंस, x0। अब जरा दिमाग के अंदर इसका एनिमेटेड फिगर बनाओ कि तुम ब्लॉक को x0 आगे ले गए हो, ये पुली के ऊपर तो स्लिपिंग हो सकती है ना, अरे मतलब उधर से स्ट्रिंग इधर या इधर से उधर आ सकती है ना। यस सर। हाँ सर, तो वो हम तो लोग हो ये सकता है। बोलेंगे एक्चुअली कि क्या हो रहा है ना, कि दोनों स्प्रिंग्स में अलग अलग क्या एक्सटेंशन है वो बात की बात है, बट एक बात तो पक्की है कि टोटल जो एक्सटेंशन है, टोटल उस स्ट्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो 2x0 है। इससे कोई एग्री ना कर रहा हो तो बताओ। टोटल एक्सटेंशन इन बोथ स्प्रिंग्स, दोनों स्प्रिंग्स का जो टोटल एक्सटेंशन है वो 2x0 है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। सर ये इसके नहीं बारे आया। में, अरे ये ब्लॉक जब यहाँ से x0 आगे गया तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट x0 आगे गया और ये वाला पॉइंट भी x0 आगे गया, तो ये जो पूरी लेंथ है ये कितना बढ़ गई, 2x0। ये पूरी लेंथ, पहले ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की थी, अब ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की हो गई है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस पूरी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 2x0। और वो इंक्रीमेंट किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा कि स्प्रिंग में होगा? सर स्प्रिंग में होगा x1 प्लस स्प्रिंग में x2। होगा। तो हम ये सीधे सीधे बोलेंगे कि ये जो 2x0 लिखा है ना, ये x1 प्लस x2 के इक्वल है। अब समझ में आया दोनों में अलग अलग एक्सटेंशन क्यों है। और दूसरी खास बात ये कि इस पूरे स्ट्रिंग में सेम ही तो टेंशन होगा, और अगर सेम टेंशन होगा तो T को लिखेंगे K1x1 और T को ही लिखेंगे K2x2। बताओ, यस सर। लिखेंगे ना? बस, अब बताओ क्या करना है। x1 x2 अलग अलग निकाल सकते हो। x1 की वैल्यू हो जाएगी, क्यों भाई, x1 x2 अलग टी अलग नॉट अपॉन 2k1। नहीं, x0 और K1 K2 के टर्म में, T के टर्म में नहीं, x0 और K1 K2 के टर्म्स में x1 की वैल्यू, तो ये बनेगी 2k2 x0 अपॉन K1 प्लस K2, और x2 की वैल्यू बनेगी 2k1 x0 अपॉन K1 प्लस K2। एक इक्वेशन मैंने इसमें ये यूज की है और एक इक्वेशन ये यूज की है। ठीक है, अब तुम देखो ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं।
तो ब्लॉक के ऊपर अगर तुम लिखोगे तो ब्लॉक के ऊपर इधर से लग रहा है k1x1 और इधर से लग रहा है k2x2, हालांकि दोनों फोर्स इक्वल तो है ही है। तो एक्सीलरेशन कितना लिखेंगे? एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं हम लोग 2k1x1 अपॉन m। अब 2k1x1 अपॉन m लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4k1k2 x0 अपॉन m टाइम्स k1 प्लस k2। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ। बताओ कुछ आया समझ में? नहीं आया? बोलिए। यस। ठीक है ना? और बी पार्ट के लिए फिर बी पार्ट के लिए टी नॉट क्या हो जाएगा? तो टी नॉट की वैल्यू 2t होगी, यानी ये 2k1x1 हो जाएगा। तो 2k1x1 की वैल्यू भी यही आ जाएगी 4k1k2 x0 अपॉन k1 प्लस k2। दूसरा आंसर ये हो जाएगा। सर t बराबर k1x1 इज इक्वल्स टू k2x2, ये एक बार बता दीजिए सर फिर से। एक ही स्ट्रिंग है ना, एक ही स्ट्रिंग में कितने टेंशन होंगे ये बताओ? एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्प्रिंग से जुड़ी हुई है, बोलो भाई। इस पॉइंट पे अगर फोर्स बैलेंस करोगे तो इस पॉइंट पे इधर की तरफ लग रहा है k1x1 और इधर की तरफ लग रहा है t, यस और नो? यस सर। फिर इस पॉइंट पे बैलेंस करो, इस पॉइंट पे इधर क्या लग रहा है k2x2 और इधर पे क्या लग रहा है t। तो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। हर एक पॉइंट पे फोर्सेस बैलेंस होंगे बस। यस। बताओ आया नहीं आया ये क्वेश्चन? ठीक है यहाँ तक बताओ। देखो एक और करो इसमें। नेक्स्ट देखो, देखो इसमें कर लिया ट्राई तो। स्प्रिंग्स S1 S2 दोनों एक तरह से आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, दोनों का कांस्टेंट k है, ठीक है। इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद S1 स्ट्रेस्ड एंड S2 रिलैक्स। तो S2 इसलिए रिलैक्स है क्योंकि इधर वाला जो ये वाला जो थ्रेड है इसमें कोई टेंशन नहीं होगा, मतलब पॉइंट ए में कोई मास नहीं है तो इसमें कोई टेंशन नहीं होगा, तो इसलिए S2 रिलैक्स है। लेकिन S1 में पहले से ही कुछ एक्सटेंशन रहा होगा। क्यों रहा होगा? क्योंकि वो कैपिटल एम का जो मास है वो उसको एक्सटेंड किया होगा। तो S1 में जो पहले से एक्सटेंशन होगा उसकी वैल्यू mg अपॉन k रही होगी। ये इनिशियल एक्सटेंशन हो गया S1 स्प्रिंग का। अब ध्यान से देखो, अब हमने क्या किया है कि पॉइंट ए को कह रहा है, पॉइंट ए को L डिस्टेंस नीचे लाए हैं, ध्यान से देखना। तो अब देखो पॉइंट ए अगर L डिस्टेंस नीचे आएगा तो ये वाली जो पुली है ये कितना नीचे आएगी ये हमको नहीं मालूम है, और एक्चुअली हमको यही निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये वाली पुली x1 नीचे आ रही है, ठीक है। और पुली x1 नीचे आने का मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाला स्प्रिंग है S1 उसमें भी x1 का ही एक्सटेंशन आया है फर्दर, और इधर वाली जो स्प्रिंग है इसमें एक्सटेंशन हम लोग x2 ले लेते हैं, देखो ठीक है। तो एक्सटेंड करने के बाद टेंशन जो T है उसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो देखो T S2 पे बैलेंस करेंगे तो T ऊपर की तरफ लगेगा और K x2 नीचे की तरफ लगेगा। ये तो हो गया पॉइंट P पे, ठीक है। इसी तरह से पुली पे अगर बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखो, तो पुली पे बैलेंस करेंगे अगर तो पुली पे एक T इधर की तरफ है
एक टी इधर की तरफ है और सेंटर पे, इसका मतलब ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, सेंटर पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा 2t। तो ये जो 2t वाला फोर्स है, ये एक्स्ट्रा फोर्स क्या k इंटू x1 के इक्वल होगा, और ये जो t है ये k इंटू x2 के इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ से आएगा कि k x1 जो है वो 2k x2 के इक्वल है, यानी x1 जो है वो 2x2 के इक्वल आ गया, पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन ध्यान से देखो, इस स्ट्रिंग के लिए अगर ये पुली का सेंटर x1 नीचे आएगा तो इधर से x1 और इधर से x1 स्ट्रिंग एक्स्ट्रा आएगी, एक्स्ट्रा स्ट्रिंग, और ये x2 बढ़ रहा है तो x2 और आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि L को हम लोग लिख सकते हैं 2x1 और प्लस x2, ये दूसरी इक्वेशन। ये दूसरी वाली इक्वेशन क्लियर है? बताओ पहले। पुली का सेंटर अगर x1 नीचे आएगा तो इधर से x1 और इधर से x1 एक्स्ट्रा लेंथ छूटेगी तो वो उधर L की तरफ जाएगी, और अगर स्प्रिंग x2 बढ़ रहा है तो वो x2 भी उधर जाएगा। तो इसका मतलब जो L होगा वो टोटल किसके इक्वल होगा, 2x1 प्लस x2 के। तो अगर तुम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे फ्रॉम 1 and 2, क्यों भाई, तो तुम्हें यहाँ से x1 की वैल्यू 2L/5 मिल जाएगी। आ रहा है? सर अगर हमने ए पॉइंट को एल डिस्टेंस नीचे खींचा है तो इसका मतलब ये नहीं है क्या कि स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगा वो एल का होगा? कौन सी स्प्रिंग में? S2 में। क्यों x1 नहीं बढ़, s1 वाली नहीं, उसको ऊपर कोई फोर्स फील नहीं होगा जब तुम नीचे वाली पुली को खींचोगे तो तुम सर केवल वो x2 को फोर्स, क्यों बढ़ा रहे हो? पुली के ऊपर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ तो पुली नीचे नहीं आएगी। यस सर आएगी। पुली के ऊपर जब तुम फोर्स लगाओगे, ये जो लगा हुआ है टी, टी और टी, तो इसकी वजह से पुली नीचे नहीं आएगी। पुली नीचे आएगी तो s1 भी बढ़ेगा। ठीक है, आज वाले लेक्चर में इतने ही रखते हैं। अभी इसमें कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स और बचा हुआ है, तो उसके ऊपर और थोड़े से एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।